अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है सरमायाकारी। इससे पहले हम 2 चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 जो है नेशनल इनकम के डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा था। इसमें सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस किया था। जो थर्ड चैप्टर है वो है सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा कि जो डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बताया उसमें 3 वेरिएबल्स को बताया गया था कि कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम के। उसमें हमने कंजम्पशन और सेविंग को पढ़ लिया था। इस पूरे चैप्टर में हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। अब सरमायाकारी क्या होती है, सबसे पहले जो है इसमें सरमाया और सरमायाकारी जो है इसको देखना है कि दोनों क्या हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल है, सरमाया का मफहूम है कि सरमाया क्या होता है। आम तौर पर जो लोग होते हैं उनकी नज़र में जो रुपए पैसे होते हैं ज़र नकद होता है, ठीक। और बैंकों में जो हमारी जमाशुदा रकम होती है हम उसको सरमाया का नाम कहते हैं। और जो कारोबारी हजरात होते हैं उनकी नज़र में उनका कारखाना, उनके आलात वगैरह जो सामान होता है उसको सरमाया कहते हैं। लेकिन इकनॉमिक्स में इसका जो मफहूम है वो डिफरेंट है। इकनॉमिक्स में कैपिटल सरमाए से मुराद हम दौलत का वो हिस्सा लेते हैं जो मज़ीद दौलत या आमदनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में है, जैसे इमारात, मशीनें, आलात, औजार, खाम माल, सड़कें, रेलें, बहरी जहाज़, हवाई अड्डे, बिजली घर वगैरह। जो कैपिटल गुड्स यानी अशय सरमाया होती हैं। अशय सरमाया हमारी नीड्स हमारी जो होती हैं उनको जो है डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि ये वो अशिया बनाने में हमें मददगार साबित होती हैं जो हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। यानी ये अशिया सर्फ बनाने में मददगार साबित होती हैं। अशिया सरमाया में सिर्फ वही अशिया शामिल होती हैं जो कि मज़ीद दौलत हासिल करने के लिए इस्तेमाल में हो और वो नई हालत में ख़रीदी जाए। अगर एक पुरानी कार ख़रीद कर टैक्सी के तौर पर चलाया जाए तो वो अशिया सरमाया नहीं होती, ठीक है। और दूसरा, अगर पुराना कोई मकान हम ख़रीद लें और उसको किराए पर दे दें तो वो अशिया सरमाया नहीं होगी। अगर हम अपनी नई गाड़ी लें और उसको किराए पर दे दें तो वो हमारी अशिया सरमाया कहलाएगी। और अगर नया मकान ख़रीद कर उसको किराए पर दे दें तो वो अशिया सरमाया होगी। फर्दर, अगर कोई चीज़ हम न्यू तो लें, नई चीज़ तो ख़रीदें, लेकिन उसको हम अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तस्कीन का बायस बने हमारी, लेकिन वो मज़ीद आमदनी हासिल करने का काम नहीं। यानी अगर हम एक नया घर बनाते हैं लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल खुद के रहने के लिए, और एक नई गाड़ी लेते हैं लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उससे हमारी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो वो इकोनॉमिक्स की रूप से जो है वो सरमाए के सफ़ में नहीं आती है। फर्दर इसकी कुछ जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। एडम स्मिथ ने कहा है कि सरमाया किसी शख्स की दौलत का वो हिस्सा है जो मज़ीद आमदनी हासिल हो। अल्फ्रेड मार्शल लिखते हैं कि वो तमाम जमाशुदा दौलत जो एक आमिल पैदाइशी हैसियत से इस्तेमाल में है सरमाया कहते हैं। आमिल पैदाइश जो प्रोडक्शन के अमल में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें से वो किसी आमिल पैदाइश के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो तो उसे हम कहते हैं कि ये सरमाया है। रिकार्डो कहते हैं सरमाया किसी मुल्क की दौलत का वो हिस्सा है जो पैदाइश दौलत की गर्ज से सर्व किया जाए, यानी मज़ीद दौलत बनाने के लिए जिसको इस्तेमाल में किया जाए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं सरमायाकारी का मफहूम, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत इससे पहले जो पढ़ा है वो सरमाया है, सरमाया क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब सरमायाकारी क्या होती है। प्रोफेसर रुटले डिलर्ट की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि सरमाया के हकीकी असासों में इजाफा करना, यानी नए कारखाने कायम करना, नई इमारत तामीर करना, नए नकलो हमल की नई सहूलियात बहम पहुँचाना और नई ज़मीन ज़ेर काश लेना। अब हकीकी असासों में इजाफा करने के अमल को हम सरमायाकारी कहते हैं। नया कारखाना बना लेंगे, नई इमारतें बना लेंगे, नई मशीनें ख़रीदेंगे तो उस तमाम चीज़ को हम जो उस अमल को सरमायाकारी कहते हैं। देखें इसमें लिखा है सरमायाकारी से मुराद सरमाया के हकीकी असासों में इजाफा करना, यानी ऐसे काम करना जिससे मुल्क के असासे बढ़ें। यानी जब नए कारखाने बनाए जाएँ, नई इमारतें बने, नई रेलवे लाइन्स और सड़कें वगैरह तामीर की जाएँ और कारखानों की पैदावारी गुंजाइश को बढ़ाने के लिए नई मशीनें नस्ब की जाएँ और नई मुश्तरका सरमाया कंपनियाँ कायम की जाएँ, तो इस तमाम अमल को हम सरमायाकारी का नाम देंगे। अब सरमायाकारी की कुछ सूरतें हैं, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 है खालिस सरमायाकारी, नेट इन्वेस्टमेंट। ये वही है जो सरमायाकारी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि खालिस सरमायाकारी से मुराद ऐसी सरमायाकारी जिससे सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा हो, कारखानों की पैदावारी गुंजाइश ज़्यादा हो जाए, नया कारखाना तामीर हो जाए, नई इमारत बन जाए और नई मशीनें तामीर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये खालिस सरमायाकारी है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द चेंजेस इन द साइज ऑफ द कैपिटल स्टॉक। अब इसकी फार्मूला क्या होगा कि अगर हम खाम सरमायाकारी में से मुसारिफ बदलगारी को माइनस कर दें
मुसारे बदलकारी आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, जो कि अशिया और मशीनें वगैरह की तोड़ फोड़ के सिलसिले में जो हमें अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसको मुसारे बदलकारी या शिकस्त व रीख्त के अखराजात या फरसूदगी के अखराजात भी कहा जाता है। ठीक है, यह आ जाता है। अगर और अब नंबर 2, खाम सरमायाकारी क्या होती है। खाम सरमायाकारी क्या होती है कि एक नई सरमायाकारी तो हो लेकिन उसके साथ पुरानी सरमायाकारी पर होने वाले मुसारिफ बदलकारी भी शामिल हों। अब इसमें नई सरमायाकारी तो हो जाएगी, सरमाया के हकीकी असासों में भी इजाफा हो जाएगा, नया कारखाना बन जाएगा, नई मशीनें नस्ब हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले से सरमायाकारी हमने की हुई है उसको भी तो उसकी असली हालत में रखना है। उसके लिए हमें मुसारिफ बदलकारी के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, फरसूदगी के अखराजात यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो भी इसमें शामिल है। उससे बेशक हमारी नई चीज़ तो नहीं बन रही, नया असासा तो नहीं बन रहा, लेकिन मुल्क के जो पुराने असासे हैं वो अपनी असली हालत में चलते रहेंगे। तो इसलिए अब क्या होगा कि जो खालिद सरमायाकारी हमने ऊपर पढ़ी है उसके अंदर अगर हम उस सारी बदलकारी को जमा कर दें, यानी एक नई इन्वेस्टमेंट भी हो और उसके साथ साथ जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की गई है उसको भी असली हालत में रखने के लिए जो अखराजात बर्दाश्त किए गए हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो उसे हम खाम सरमायाकारी का नाम देते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं हकीकी सरमायाकारी और माली सरमायाकारी, रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। हकीकी सरमायाकारी क्या होती है, जिससे मुल्क के असासों में इजाफा हो, कोई नई चीज़ वजूद में आए, नया कारखाना बने, नया मकान तामीर हो, तो उसको तो हम कहेंगे कि रियल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसी सरमायाकारी जो किसी शख्स की नज़र में तो सरमायाकारी हो लेकिन कौमी सतह पर वो सरमायाकारी ना हो, यानी उससे मुल्क के असासों में इजाफा ना हो, उसको हम माली सरमायाकारी या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक शख्स ने एक पुराना मकान ख़रीदा है उसने, ठीक है, और या फिर तैयारशुदा कारखाना ख़रीद लिया, अब उसकी नज़र में तो ये सरमायाकारी है लेकिन कौमी सतह पे वो सरमायाकारी नहीं है। अगर देखा जाए तो उसने एक पुरानी चीज़ को ख़रीदा है, उसने तो सरमायाकारी की, लेकिन जिस शख्स से उसने ख़रीदा है उसने अपना सरमाया इसमें से निकाल लिया, यानी एक शख्स ने सरमाया अपना निकाल लिया और दूसरे ने सरमाया इसमें डाल दिया, तो कौमी सतह में सरमायाकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो ये माली सरमायाकारी होगी, हकीकी सरमायाकारी नहीं कहलाएगी। नंबर 4, निजी सरमायाकारी और सरकारी सरमायाकारी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। निजी अफराद जो सरमायाकारी करते हैं उनका मकसद जो होता है वो मुनाफा हासिल करना होता है, लिहाजा जिन शोबों में कारोबार में मुनाफे की शरह ज़्यादा होती है वो वहाँ पर सरमायाकारी करते हैं। तो जिस तरह भी मुनाफे की शरह ज़्यादा होगी निजी सरमायाकारी का रुख उसी तरफ हो जाता है। अब जैसे इसमें लिखा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉफिट इलास्टिक, जिस तरफ जहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वहीं पर सरमायाकारी करेंगे और जहाँ प्रॉफिट कम होता है निजी सरमायाकार वहाँ सरमायाकारी करने से गुरेज करते हैं। अब आ जाते हैं कि हुकूमती सरमायाकारी सरकारी सरमायाकारी को होती है। हुकूमत भी कुछ इदारों में सरमायाकारी करती है, वहाँ वो ना मुनाफा उन्हें हासिल होता ज़रूर है लेकिन उनकी गर्ज़ मुनाफे की नहीं होती हुकूमत की, वो अक्सर वो जब भी सरमायाकारी करती है वो मुआशरती फ़लाह व बहबूद को मद्देनज़र रखकर सरमायाकारी करती है। अब आ जाते हैं नंबर 5, खुद इख्तियार सरमायाकारी, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो तलब को देखे बगैर की जाती है, तलब ज़्यादा है कम है इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसमें पहले सरमायाकारी कर दी जाती है, कारखाना लगाया जाता है, उसके बाद पब्लिसिटी करके लोगों में उसे मकबूल बनाते हैं। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में खाद के कारखाने कायम किए गए जब, तो इस वक्त तलब नहीं थी, लोग इससे वाकिफ़ भी नहीं थे, तो हुकूमत ने फिर इसकी पब्लिसिटी की, लोगों को इससे रोशनास कराया, इसकी तलब पैदा की। तो इस किस्म की सरमायाकारी का आमदनी से ताल्लुक़ नहीं होता, आमदनी ज़्यादा है कम है बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये सेम रहती है। जैसे आप देखें यहाँ पे आमदनी का हुजम लिया गया है, आमदनी 100 अरब है, 200 अरब है, 300 अरब है, 400, सब हर आमदनी के हर लेवल पे खुद इख्तियार सरमायाकारी 20 ही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपने इसका वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, कौमी आमदनी लेनी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेंगे हम सरमायाकारी। अब देखिए कौमी आमदनी 100 है तब भी ये 20, 200 है तब भी ये 20, 300 है तब भी 20, 400 है तब भी 20, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यानी आमदनी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर ये बढ़ेगी भी तो ये इस तरह से शिफ्ट होगी कि 20 से 30 इनकम से इंड्यूस्ड होकर नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
तरगीब याफ्ता सरमायाकारी तलब को मलबूस खातिर रख कर की जाती है, तलब से राग़िब होकर की जाएगी। अगर तलब ज़्यादा होगी तो सरमायाकारी होगी, अगर तलब कम होगी तो सरमायाकारी नहीं होगी। अब अगर मुल्क में सीमेंट और घी के तलब में इजाफा हो रहा है तो इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आजों के नज़दीक यहाँ सरमायाकारी करना ज़्यादा मुनाफा बख्श होगा, तो वो फिर इधर सरमायाकारी कर देंगे। तो इसे राग़िबाना सरमायाकारी या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो आमदनी से इसका ताल्लुक़ होता है। आमदनी ज़्यादा होगी तो ये सरमायाकारी ज़्यादा हो जाएगी, आमदनी कम होगी तो सरमायाकारी कम हो जाएगी। कि इनकम इलास्टिक होती है। इसकी वजह ये होती है कि अगर सरमाए के मुख्तलिफ इस्तेदाद में इजाफा हो जाए, यानी कि लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न उन्हें लगता हो कि बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कारोबारी लोगों की हौसला अफजाई होती है और वो फिर कारोबार में ज़्यादा पैसा लगाते हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए। अगर सरमाए की इस्तेदाद मुख्तलिफ गिर जाए, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न गिर जाए, कि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाए, तो फिर सरमायाकारी कम हो जाती है। अब देखिए ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आमदनी का हुजम है, यानी कि आमदनी कितनी है। अगर 100 से 200 हो जाए, 300 हो जाए, 100 है तो 20 है, जब 200 हुई तो 40 हो गई, 300 हुई तो 60 हो गई, 400 हुई तो 80, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ये देखें, एक्स एक्सिस पे हमने आमदनी को लेना है और वाई एक्सिस पे सरमायाकारी। जब 100 है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, देखिए छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये 200 थी तो 40 थी, जब 300 आमदनी हुई तो इन्वेस्टमेंट हो गई 60, जब 400 हुई तो हो गई 80, और जब 500 हुई तो हो गई 100। तो इन पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें तरगीब याफ्ता सरमायाकारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है वो हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब आमदनी का मायार कम हो जाता है तो सरमायाकारी भी कम है, आमदनी ज़्यादा हो रही है तो सरमायाकारी भी बढ़ रही है। अब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी वो I = I नोट प्लस M5। आई जो है सरमायाकारी को शो कर रहा है, आई नोट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि खुद इख्तियार सरमायाकारी को शो कर रहा है, और जो MY जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी तरगीब याफ्ता सरमायाकारी को शो कर रहा है। जो M है वो मुख्तलिफ मैलान सरमायाकारी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है, और जो कि आमदनी और सरमायाकारी के बाहमी तनासुब को जाहिर करती है। ठीक हो क्या। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।